स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम्स स्टडी में। ये मैं एक सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी की। जो एनसीईआरटी के मेरे नोट्स हैं मैं उनको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूँगा और इसमें से जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं एनसीईआरटी में पढ़ने लायक वो सभी मैंने यहाँ पे एक नोट्स के माध्यम से आपको समझाऊँगा। और बहुत ही सरल तरीके से मैंने इस नोट्स को तैयार किया है और ये नोट्स आप पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी एनसीईआरटी को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक अच्छे तरीके से मैंने इसको यहाँ पे पेश किया है। तो हम इस वीडियो में हम पूरी तरीके से एनसीईआरटी क्लास 6 की भूगोल की है। अभी मैंने यहाँ पे भूगोल प्रारंभ किया है। उसके बाद में हम पॉलिटी भी यानी कि संविधान जो राज्य व्यवस्था है हम उसको भी लाएंगे। उसके बाद में इतिहास जो है जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों के जो है वीडियो मैं इसी अपने नोट्स के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। साथ साथ में इसकी जो पीडीएफ है वो उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और उससे आप बाकायदा वीडियो के बाद में आप नोट्स को भी डाउनलोड वहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आसानी से अपना रिवीजन या अपना इसके माध्यम से अपना नोट्स भी बना सकते हैं। इसमें मैंने ऐसी कोई भी एनसीईआरटी में फैक्ट चीज़ें हों या कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हो सबको कवर किया है। देखो वीडियो देखने का मतलब ये है कि जितनी भी कॉन्सेप्ट बेसिस पे चीज़ें हैं वो सभी आपकी कवर हो जाएंगी और उसके बाद में जितनी भी फैक्ट चीज़ें हैं, फैक्ट वाली चीज़ें वो भी आपको यहाँ से कवर हो जाएंगी। तो इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की शायद ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये सब वीडियो में लेकर आ रहा हूँ और इसमें मैं सबसे पहले क्लास 6 की पूरी एनसीईआरटी एक वीडियो में समाप्त कर देंगे। चलिए यहाँ से प्रारंभ करते हैं। देखो इसमें मैंने क्या है कि एक एक चैप्टर को मैंने लिखा है। जैसे कि सबसे पहले है कि सौर मंडल में पृथ्वी, उसके बाद में ग्लोब में अक्षांश और देशांतर में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है समझने में, तो उसको मैं भी यहाँ पे आसानी से आपको समझा दूंगा कि आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। इसी प्रकार से पृथ्वी की गतियाँ, उसी में हम देखेंगे कि मानचित्र, ये सभी एक एक चैप्टर मैंने पूरी अच्छे से यहाँ पे आपको समझाए हुए हैं और यहाँ पे मैं देखो आपको किस प्रकार से ये नोट्स है आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये हमारा जो मैंने इस प्रकार का जो एक कार्यक्रम तैयार किया है तो इसको आप प्लीज़ इसको प्रमोट करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और ये सभी चीज़ें जो है जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंच सकें। तो ये सभी चैप्टर मैंने एनसीईआरटी के चैप्टर हैं और एनसीईआरटी से ही मैंने ये सभी नोट्स बनाए हुए हैं, तो हम सबको यहाँ पे देखेंगे। ऐसे क्लास 7 का भी है। तो सबसे पहले हम क्लास 6 को देखते हैं। जहाँ पे समझाने वाली बात होगी वो मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाता भी चलूँगा। पहला है कि पृथ्वी हमारा आवास, द अर्थ आवर हैबिटेट। इसमें हम देखेंगे सौर मंडल में पृथ्वी। तो ये पहला चैप्टर है कि सौर मंडल में पृथ्वी की अवस्थिति क्या है। इस चित्र के माध्यम से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और चीज़ें ध्यान भी रहेंगी। जैसे ये यहाँ पे सूर्य है और सूर्य के क्रम में यानी कि सूर्य से दूरी के क्रम में हम देखते हैं तो पृथ्वी हमारे तीसरे नंबर पे है। तो ये 8 ग्रह हैं। ठीक है, पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जैसे कि सूर्य के क्रम के आधार पर पृथ्वी की अवस्थिति कौन तीसरे नंबर पर आती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे कम दूरी जो है यानी कि सूर्य की जो परिक्रमा लगाते हैं, सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो इसमें सबसे कम समय किसका लगता है, तो जो सबसे नज़दीक होगा वो उसका समय सबसे कम लगेगा और जो सबसे दूर होगा तो वो उसका समय सबसे सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे कम दूरी यानी कि सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध है। उसके बाद शुक्र है। तो बुध जो है अपनी परिक्रमा करता है 88 दिन में पूरी। ऐसे शुक्र करता है 255 दिन में। ऐसे पृथ्वी करती है 365 दिन में। इसी प्रकार से मंगल जो है चौथा ग्रह कौन सा, मंगल है। मंगल करता है आपको 687 दिन में। इसी प्रकार से बृहस्पति जो है 11 साल और 11 महीने में, तो ये बृहस्पति पूरी करता है। इसी प्रकार से शनि जो है वो 29 साल में एक परिक्रमा पूरा करता है सूर्य का। इसी प्रकार से 84 साल में यूरेनस और उसके बाद में नेपच्यून जो कि 164 साल में पूरा करता है। अब हम देखते हैं कि ये ग्रह जो हैं वो किस प्रकार से बटे हुए हैं।
तो कुछ हम बोलते हैं कुछ आंतरिक ग्रह हैं और कुछ जो है वो बाहरी ग्रह हैं। तो आंतरिक ग्रह को चट्टानी ग्रह बोला जाता है और बाहरी ग्रह को गैसीय ग्रह बोला जाता है। तो जो आंतरिक ग्रह हैं जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 जो हैं वो आंतरिक ग्रह हैं। जो सूर्य की हम दूरी के क्रम में अगर देखते हैं तो पहले नंबर पे आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो ये 4 जो हैं ये हैं कौन से, चट्टानी ग्रह, जो कि चट्टानों से बने हुए हैं। उसके बाद में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों ग्रह जो हैं ये हैं गैसीय ग्रह हैं, जो कि तरल पदार्थों से बने हुए हैं। अब प्रश्न ये कभी कभी पूछा जाता है कौन सा ऐसा ग्रह जिसके ऊपर छल्ले की आकृति बनी हुई है, छल्ले है, तो वो है शनि। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सबसे आकार में सबसे बड़ा है। फिर देखते हैं यहाँ पे कि अगर पूछा जाता है कि पृथ्वी सूर्य से कितना दूर है, तो वो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर जो है पृथ्वी की सूर्य से दूरी है। तो इसको भी आप याद रखिए। फिर देखते हैं कि पृथ्वी को जुड़वा ग्रह बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, शुक्र। शुक्र को जो है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्या रीज़न है, क्योंकि इसका आकृति और आकार जो कि पृथ्वी के समान है, तो इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं शुक्र को। अब जैसे सौर मंडल में क्या क्या है, सौर मंडल में ग्रह हैं, खगोलीय पिंड हैं, उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह हैं। अब देखते हैं कि इसमें कि जो जियोग्राफी है इसका मतलब क्या है। तो जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का विवरण, यानी कि पृथ्वी के का जो है वो उसके बारे में अध्ययन करना। तो जियो, और ये शब्द कौन सा है, ग्रीक शब्द है एक। जियो मतलब पृथ्वी होता है और ग्राफिक मतलब लिखना होता है, इससे बना है जियोग्राफी। फिर देखते हैं कि जियोलॉजिया, जियोलॉजिया का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। अब यहाँ पे देखते हैं सूर्य, सौर मंडल का मुखिया किसको कहते हैं, सूर्य। सूर्य को क्या कहते हैं, सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है। और सौर मंडल के जो है वो केंद्र में अवस्थित कौन सा है, सूर्य। सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में अवस्थित है और अत्यधिक गर्म गैसों से ये बना हुआ है और प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत। प्रश्न आता है कि प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन सा है, तो वो है सूर्य। और 8 ग्रह जो हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। फिर कुछ इसमें से और कुछ हैं, जैसे कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, तो विवर्तन के कारण तारे जो है टिमटिमाते हैं। हीरा क्यों चमकता है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। इसीलिए इसमें कुछ जो है जैसे पूछा जाता है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि विसरण की प्रक्रिया के कारण आसमान जो है नीला दिखाई देता है। सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, कैसा, दीर्घ वृत्ताकार। कभी कभी पूछ देता है कि वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार या गोलीय, तो ये सब नहीं, सिर्फ दीर्घ वृत्ताकार पथ पे सभी 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। प्लूटो एक नवा ग्रह था, प्लूटो, जिसको 2006 में बौने ग्रह में शामिल कर लिया गया, यानी कि ग्रहों की सूची से हटा दिया गया इसको। अब हम कुछ छोटी छोटी जानकारी है उसके बारे में देखते हैं। तो पृथ्वी के बारे में जानकारी देखते हैं। जैसे कि सूर्य की दूरी के क्रम में मैंने बोला था तीसरा है, लेकिन पूरे सभी ग्रहों में आकार के उसमें देखा जाए तो आकार में कौन से नंबर का है, 5वां ग्रह है पृथ्वी। फिर पृथ्वी क्या है, ध्रुवों पे चपटी हुई है। अगर ध्रुवों पे चपटी है तो उसको बोलते हैं भू आभ। तो भू आभ का मतलब होता है ये ध्रुवों पे चपटी हुई है, पूर्णता गोल नहीं है। पृथ्वी पूर्णता गोल नहीं है, ध्रुवों पे चपटी हुई है। उसके बाद पृथ्वी ना ही अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है, और पृथ्वी पर जो है वायु और पानी उपस्थित है, तो इसीलिए यहाँ पे जीवन है। और अंतरिक्ष से ये नीली क्यों दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी का 2/3 भाग पर पानी है, तो इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। तो प्रश्न आता है कि नीला ग्रह किसको कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के 2/3 भाग पर पानी उपस्थित है। फिर देख लेते हैं चंद्रमा के बारे में थोड़ी जानकारी। देखो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी में है, तो हम क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चीज़ें बता रहे हैं आपको। तो ये नहीं है कि पृथ्वी के बारे में तो बहुत सारी है, मतलब कि जानकारी और भी है, तो हम आगे जब जैसे जैसे हम क्लास मतलब कि आगे बढ़ेंगे एनसीईआरटी, वैसे वैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। फिर पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग जो है वो चंद्रमा है,
और पृथ्वी से ये 3,84,400, ये डाटा बिल्कुल याद रख लो कि 3,84,400 किलोमीटर चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से दूरी पर है। और पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है कितने, 27 दिन में। तो पृथ्वी का एक चक्कर चंद्रमा कितने दिन में लगाता है, तो 27 दिन में लगाता है। चंद्रमा पे जीवन नहीं है क्योंकि यहाँ पे वायु और पानी अनुपस्थित है, यानी कि यहाँ पे वायु पानी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे चंद्रमा पे जीवन नहीं है। फिर देखते हैं यहाँ पे कि क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और बृहस्पति और मंगल, या मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे ग्रह हैं उन्हीं को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं उनको बोला, जो जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं वो सभी मंगल और बृहस्पति, ये ध्यान रखो, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उल्कापिंड, तो उल्कापिंड क्या होते हैं, इनकी प्रवृत्ति होती है पृथ्वी की तरफ गिरने की, पहले तो ये समझ लो। और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इनकी प्रवृत्ति गिरने की, तो ये चमकदार प्रकाश होता है इनका, बहुत चमकदार होता है। और पृथ्वी पर जब ये गिरते हैं तो कहीं ना कहीं एक झील का निर्माण करते हैं, तो उल्कापिंड के द्वारा झीलों का भी निर्माण होता है। तो ये तो चैप्टर फर्स्ट की बात थी, पहला चैप्टर इस प्रकार से था। अब हम बात करते हैं चैप्टर सेकेंड की। तो जो चैप्टर सेकेंड है क्या, ग्लोब जो है उसमें अक्षांश और देशांतर के बारे में कहा गया है। अक्षांश मतलब कि लैटिट्यूड और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले हम अक्षांश की बात करते हैं। तो पृथ्वी पे जो समानांतर रेखाएं खींची गई हैं, यानी कि 0 डिग्री जो हम मानते हैं इसको विषुवत रेखा, और ये सभी काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जहाँ से दूरी का माप की जाती है, समय का माप किया जाता है, तो ये सभी काल्पनिक रेखा मानी गई हैं। जैसे कि अगर 0 डिग्री माना गया तो 0 डिग्री के समानांतर जितनी भी रेखा है तो ये सभी अक्षांश रेखा कहलाती हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश के समानांतर रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे जैसे कि 0 डिग्री हो गया, फिर उसके बाद 23.5 डिग्री, तो इस प्रकार की जो रेखाएं हैं मतलब कि ये समझ लो इस प्रकार की रेखाएं खींची जाएंगी। तो यानी कि पूर्व पश्चिम की तरफ, पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व की तरफ इस प्रकार से रेखाएं जो हैं वो सभी रेखाएं कैसी हैं, अक्षांश कहलाती हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बारे में देख लेते हैं। तो कितने डिग्री पे विषुवत रेखा है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो उसको बोलते हैं 0 डिग्री, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी 0 डिग्री विषुवत रेखा बोलते हैं। अब 23 डिग्री अगर उत्तर अक्षांश अगर देखते हैं तो 23 डिग्री उत्तर अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है। और 23 डिग्री, ये देखो सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि 23 डिग्री उत्तर अक्षांश ये जिसको कर्क रेखा कहते हैं, और 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश जो है इसको मकर रेखा कहते हैं। फिर देखते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे। तो उत्तरी ध्रुव पे 66.5 डिग्री है जिसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, जहाँ पे आर्कटिक वृत्त होता है, और दक्षिणी ध्रुव में जो कि 66.5 डिग्री जिसको अंटार्कटिक जो है वृत्त कहा जाता है। तो ये तो मैंने कर ली बात किसकी, अक्षांश की। अक्षांश और देशांतर जो ये काल्पनिक रेखा है, ये वास्तविक नहीं है, तो इसको ध्यान रखिए। अब हम कर लेते हैं बात देशांतर रेखाओं की। तो जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, तो उत्तरी ध्रुव ऊपर हो गया और दक्षिणी ध्रुव नीचे होगा, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को इस प्रकार से जो मिलाने वाली रेखाएं होती हैं इनको बोलते हैं क्या, देशांतर। जैसे कि 0 डिग्री देशांतर, तो ये हो गया 0 डिग्री देशांतर। सिंपल सी परिभाषा इसकी यही है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं या लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। अब यहाँ पे एक फैक्ट और है, फैक्ट ये है कि साल 1884 में एक लंदन में एक समझौता हुआ था। तो लंदन के पास एक ग्रीनविच है जहाँ से 0 मध्याह्न रेखा माना गया है, तो इसी से समय का रेखा जो है इसको कहते हैं, किसको, 0 देशांतर रेखा को। तो ये रेखा जो है ये समय मानक रेखा इसको कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश वो देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये हो गई बात अक्षांश और देशांतर समझने के लिए कि किस प्रकार की रेखाएं देशांतर होती हैं, किस प्रकार के अक्षांश होते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे पृथ्वी के ताप कटिबंध, तीसरा चैप्टर जो है
ये दूसरा ये अभी है, इसमें देशांतर और इसमें और ज़्यादा विस्तृत है, विस्तृत दिया था कि इसी को हम ताप कटिबंध के रूप में हम पृथ्वी को कैसे समझते हैं। तो पृथ्वी पे हम ताप कटिबंध की बात करते हैं तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसके उत्तर में क्या है, कर्क रेखा जो कि मैंने 23.5 डिग्री बताई थी, और नीचे दक्षिण में क्या है, मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण में, दक्षिण अक्षांश में। तो इसके बीच में जो इसका बीच है इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे सभी अक्षांशों पे वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। देखो ये मान लो सूर्य है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है। तो कहीं पर भी अगर सूर्य का प्रकाश सीधे पृथ्वी पर पड़ेगा तो यहाँ पे तापमान अधिक होगा, और सूर्य की किरणें अगर पृथ्वी पर तिरछी पड़ेंगी तो वहाँ पे प्रकाश जो है वो, यहाँ पे प्रकाश जो है ये क्या होगा, कम होगा। फिर देखते हैं इसमें, फिर इसको समझते हैं कि तो ताप कटिबंध, देखो पृथ्वी के ताप कटिबंध की बारे में बात करेंगे तो 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। कितने में, 3 में बांटा गया है। एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये हो गया आपका कितना, 0 डिग्री से 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे अक्षांश, यानी 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये पूरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो ये ऊपर शीतोष्ण उपोष्ण नहीं, यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय, उसके बाद शीत कटिबंधीय, 3 कटिबंध में बांटा गया है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 0 से 23 डिग्री ऊपर, 0 से 23 डिग्री जो है नीचे, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद 23.5 से लेकर 66.5 तक का जो क्षेत्र है, ऊपर का भी और नीचे का भी, तो दोनों क्षेत्र का है शीतोष्ण कटिबंधीय है। और तीसरा है शीत कटिबंधीय, ऊपर 66.5 से ऊपर का क्षेत्र जो है यानी कि उत्तरी ध्रुव, और नीचे का दक्षिण ध्रुव, तो ये दोनों शीत कटिबंधीय क्षेत्र है। तो 3 कटिबंधीय हो गए, एक उष्ण कटिबंधीय, एक शीतोष्ण कटिबंधीय, एक शीत कटिबंधीय। देखो जहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर मुझको ये समझ में नहीं आया है, आप इसको दोबारा किसी वीडियो में समझा दो। तो उसके लिए भी मैं आपको एक दूसरा वीडियो लाकर हम विस्तृत रूप से समझा देंगे। उसके बाद जब हम 0 डिग्री देशांतर की बात करते हैं, जिसको मैंने कहा था कि ये एक समय मानक रेखा बनाई गई है, यानी कि यहाँ से एक देशांतर रेखा जो है जिसको हम, जहाँ से समय का निर्धारण होता है, उसको मान लिया गया है 0 डिग्री देशांतर को। अब देखो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा मानी गई थी, और इसके अगर हम पश्चिम देशांतर की तरफ जाएंगे, यानी कि पश्चिम की देशांतर की तरफ बढ़ेंगे, तो उधर समय कम होगा, यानी 0 डिग्री से कम होता चला जाएगा। और अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय जो है जो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये जो पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, तो इसके अगर इधर आएंगे, इधर वाले देश जितने भी होंगे, यहाँ समय क्या है, बढ़ेगा, और पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे समय क्या है, यहाँ से घटेगा। तो इसीलिए हमारा भारत क्या है, 0 डिग्री के पूर्व में अवस्थित है, पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। तो इसीलिए हमारा जो समय है ग्रीनविच, यानी 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे है समय, ठीक है। अब देखो समय को हम कैसे निर्धारित करते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी क्या है, 360 डिग्री जो है घूमती है, तो कितने घंटे में, 24 घंटे में। 24 घंटे में कितनी घूमती है, 360 डिग्री। इसीलिए 1 घंटे में कितनी घूमेगी, 15 डिग्री, और 1 डिग्री घूमेगी कितने, 4 मिनट में। तो 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी जो है घूमती है। इसी प्रकार से 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इसी प्रकार से 24 घंटे में 360 डिग्री जो है वो घूम जाती है। तो अब हम देखते हैं कि भारत में जो समय मानक रेखा है, जैसे कि मैंने बोला था कि वहाँ ग्रीनविच जो है कोई 0 डिग्री प्रधान माध्य रेखा जो है, तो उसी के आधार पे करके एक भारत में भी है 0 डिग्री 82.5 डिग्री समय मानक रेखा माना गया है, 82.5 डिग्री, और जिसको हम यामोत्तर रेखा भी बोलते हैं। तो ये इलाहाबाद के नैनी से होके जाती है, और ये 5 राज्यों से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये सभी 5 राज्य यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद में पृथ्वी की गतियाँ। अब पृथ्वी की कितने प्रकार की गतियाँ हैं, पृथ्वी की एक परिक्रमण हो गया, घूर्णन हो गया, उत्तर आयनांत, दक्षिण आयनांत और विषुव।
तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं क्या परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है, जिसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, तो रिवोल्यूशन क्या होता है कि जैसे कि पृथ्वी, सूर्य जो है, सूर्य के किनारे, सूर्य का जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो इसको बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है, जो कि एक वार्षिक गति होती है। यानी कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं 365 दिन में, तो 365 यानी कि एक साल में पूरा एक चक्कर लगाते 365 दिन, तो 365 दिन में एक चक्कर पूरा होता है। तो ये क्या है, एक दीर्घ काल हो गया, बहुत लंबा काल। तो इसी प्रकार से इस प्रकार की घटना के लिए परिक्रमण जिम्मेदार होता है। ठीक है, एक स्थिर कक्षा में जो है वो एक चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो ये परिक्रमण का काल हो गया। और इसके अंतर्गत मौसम परिवर्तन, जैसे कि मौसम परिवर्तन होता है, तो वो परिक्रमण के कारण जो है मौसम परिवर्तन होता है, या ऋतु परिवर्तन जो होता है, जैसे कि लीप ईयर होता है, तो ये सभी क्या है, परिक्रमण की घटना जो है वो जिम्मेदार होती है। इसी प्रकार से घूर्णन, घूर्णन के क्या होता है, जो पृथ्वी अपने जो धुरी पे घूमती है, तो उस घूमन मतलब घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। तो चक्कर लगाना, अगर पृथ्वी का वो सूर्य का चक्कर लगाने की बात आती है, तब परिक्रमण हो जाता है। और जो अपने हिसाब मतलब अपनी धुरी पे घूम रही है पृथ्वी, तो वो हो जाता है कि घूर्णन कर रही है। तो जिसके कारण, उस घूर्णन के कारण जो है दिन रात होते हैं, और परिक्रमण के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है। यानी कि एक लंबी घटना जो जो होती है, वो उसके लिए परिक्रमण जिम्मेदार होता है। और जो दिन प्रतिदिन जो घटनाएं, मतलब जैसे कि दिन रात होना, तो ये सब परिघटनाएं जो हैं, जो कि एक दैनिक गति है, तो ये घूर्णन के कारण होता है। ऐसे हम देखते हैं उत्तर अयनांत क्या होता है, दक्षिण अयनांत और विषुव, हम इनके बारे में भी यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं उत्तर अयनांत। देखो, उत्तर अयनांत को समझने के लिए यहाँ पे एक फिगर है, इसको समझिए। ये पृथ्वी है, ठीक है, ये थोड़ी सी झुकी हुई है, ये आप जानते हैं झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब देखो, सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी गोलार्ध में जो है यहाँ पे पड़ेगा, कर्क रेखा के उत्तर में पड़ेगा। जब पृथ्वी की किरणें, वो सूर्य की किरणें सीधे जब उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं, तब क्या होगा, उस समय की परिघटना को उत्तर अयनांत बोलते हैं। तो इसकी वजह से ये उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने का दिन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ज़्यादा उष्मा यानी कि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, ये कर्क रेखा के उत्तर में। तो ये परिघटना कब होती है, ये होती है 21 जून को, जहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रातें होंगी। तो ये इसको बोलते हैं उत्तर अयनांत। यानी कि सूर्य की किरणें जब उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं, तो उस समय की घटना को उत्तर अयनांत बोलते हैं। और ये घटना होती है 21 जून को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो ये आप अच्छे से याद रखें कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और इसीलिए इस दिन योग दिवस भी मनाया जाता है। तो इसको भी आप इस लिंक से याद रख सकते हैं। उसके बाद में दक्षिणी अयनांत। तो दक्षिणी अयनांत क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है, या सूर्य की किरणें हैं, वो दक्षिणी ध्रुव पे जब सीधी पड़ती हैं, दक्षिणी ध्रुव पे, तब यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। और इस समय की घटना जो है, दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने का दिन होगा उस समय, यानी कि मकर रेखा के नीचे पड़ेगी। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा के नीचे पड़ती हैं, उस समय की परिघटना जो होती है वो दक्षिण अयनांत कहलाती है। और कर्क रेखा के से ऊपर पड़े तब उत्तरी अयनांत कहलाती है। तो ये स्थिति कब होगी, तो जब ये स्थिति होगी कब, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, तो उस समय उत्तरी अयनांत होगा, तो वो होगा 21 जून को। और यही परिघटना सीधे उसके उल्टे, यानी कि दक्षिणी अयनांत जो है, इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेंगी। तो ये जो है परिघटना 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध में। फिर हम देख लेते कौन सा था, विषुव। और देखो, एक होता है प्रदीप्त व्रत। तो प्रदीप्त व्रत क्या होता है, ये जैसे कि पृथ्वी है, और ये है जब पृथ्वी, ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है, तो ये जब जहाँ पे दिन रात बराबर होते हैं, तो ये घटना जो है, सूर्य की किरणें अगर दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में बराबर पड़ रही हैं दोनों, तब उस समय एक प्रदीप्त व्रत बनता है। इस समय क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं, तो इस घटना को प्रदीप्त व्रत कहते हैं। फिर हो गया विषुव। विषुव क्या होता है,
जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारे 0 डिग्री अक्षांश है। ऊपर ऊपर हो गया क्या, उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो गया क्या, दक्षिणी गोलार्ध। अब इस समय जो सूर्य की किरणें हैं ये बराबर बिल्कुल ही इक्वल पड़ रही हैं, तो उस समय क्या होगा, विषुव की स्थिति होगी। तो इस समय दिन और रात जैसे प्रदीप्त वृत्त बना था, तो वही परिघटना विषुव की कहलाती है। इस समय क्या होगा, दिन और रात बराबर होंगे। और ये कब होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो दोनों गोलार्धों पे, चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो चाहे उत्तरी गोलार्ध, दोनों पे बराबर पड़ेंगे, यानी कि सीधी किरणें जब पड़ती हैं दोनों पे, तब इस परिघटना को बोलते हैं क्या, विषुव की घटना कहलाती है। विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं, इक्विनॉक्स इस घटना को कहा जाता है। फिर हम देखते हैं चौथा चैप्टर, इसमें मानचित्र। देखो मानचित्र कितने प्रकार का होता है, मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक मानचित्र, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, इस सब का जो विवरण होता है उसको बोलते हैं फिजिकल एटलस या भौतिक मानचित्र। और जिसपे राज्य, राजधानी, नगर, देश, राजधानियाँ, सीमाएं, तो इन सब का जो होता है उस समय उसको बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। और एक होता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है कि सड़कों का मार्ग, ठीक है, और वर्षा, वन का जो क्षेत्र, उद्योग कहाँ कितने उद्योग किस प्रकार, तो ये सब की जो चीज़ें होती है ये थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत होती हैं। फिर मानचित्र के घटक क्या होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। क्या प्रतीक किसका, क्या प्रतीक है, कौन सड़क का है तो उसका प्रतीक क्या है, वन है तो उसका, मतलब इन सब के प्रतीक के बारे में, और दिशा के बारे में, और साथ साथ में उसकी दूरी क्या है, तो इन सब के बारे में मानचित्र के घटक कहलाते हैं। फिर हम समझ लेते हैं दिशा के बारे में, बात कर लेते हैं। मानचित्र की दिशा किस प्रकार से निर्धारित होती है। जैसे कि मानचित्र में ऊपर और नीचे, दक्षिण और उत्तर और दक्षिण बोलते हैं। फिर थोड़ा सा अगर इधर देखेंगे तो उत्तर पूर्व बोल देंगे, इधर है पूर्व, इधर है पश्चिम, इधर बोलेंगे क्या, उत्तर पश्चिम बोलते हैं। फिर नीचे क्या, दक्षिण पश्चिम हो जाता है, और ये क्या, दक्षिण पूर्व हो जाता है। तो ये दिशाएं होती हैं, हम मानचित्र में इस प्रकार से देखते हैं। उसके बाद में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी को के 4 परिमंडल हैं, ठीक है। पृथ्वी के 4 परिमंडल है, जिसमें सबसे पहला होता है भूमंडल, फिर जलमंडल, फिर वायुमंडल, फिर जैवमंडल। तो जो भूमंडल क्या होता है कि पृथ्वी का ठोस भाग जो कि महाद्वीप है उसको बोलते हैं हम क्या, भूमंडल, जो कि लिथोस्फीयर, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, जिसको हम स्थल मंडल भी बोलते हैं, कभी कभी स्थल मंडल के रूप में भी हम देखते हैं किसको, लिथोस्फीयर को। दूसरा है जल मंडल, जिसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, जल से ढका, यानी कि जो महासागर का भाग है, तो ये सभी क्या है, इसको बोलते हैं जलमंडल। फिर वायुमंडल, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर यानी कि आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, जिसको बोलते हैं वायुमंडल। फिर इन तीनों का जो मिक्स होता है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। पहला भूमंडल, भूमंडल में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं हम उनको एक बार समझ लेते हैं। तो भूमंडल जिसको हम बोलते हैं स्थलमंडल, ठीक है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक महासागर, एक महाद्वीपी, ठीक है। तो 7 महाद्वीप हैं ये आपको पता है, ठीक है, और 5 महासागर हैं ये भी आपको पता है। तो क्या है कि भूमंडल कैसे बना है कि चट्टानों से, मिट्टियों के अपरदन से, जीवों के पोषक तत्व यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि जो स्थल मंडल है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं जो कि भूमंडल है, ठीक है, उसी को स्थल मंडल बोलते हैं। और ये कैसे बना हुआ है, ये चट्टानों से बना हुआ है, ये मिट्टी के परत जो होती है इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको 2 भागों में बांटा, जैसे कि एक महाद्वीप हो गया, एक महासागर हो गया। तो महाद्वीप जो है वो 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरी जानकारी यहाँ पे दी है। तो जो 7 महाद्वीप हैं ये देखो, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 क्या है, महाद्वीप है। फिर हो गया कि महासागर, जो कि जल, देखो फिर हम देखते हैं क्या, जलमंडल। तो जलमंडल में क्या होगा कि जलमंडल में हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी एक नीला ग्रह है, ठीक है, जिसमें 71% जल है, जो कि महासागर हैं, ठीक है, महासागरीय जल, जिसमें कुछ तरंगे होती हैं, ज्वार भाटा धाराएं होती हैं, ठीक है, जिसमें से जो महासागरीय जल है जिसमें से 97% जल खारा है, और 2.8% जल पृथ्वी पर जल है जो कि हिमनद इन सब से बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्या, और 0.03% जो कि पीने योग्य अलवणीय जल है। ये पूरा हो गया जलमंडल का भाग।
जिसमें हम क्या देखते हैं, 5 जो है वो महासागर देखते हैं, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक, अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। तो ये 5 प्रकार के महासागर, जिसमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। फिर दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर। फिर एक देश के नाम से बना हुआ महासागर का नाम क्या है, वो हिंद महासागर। फिर हम इसी में थोड़ी जानकारी और देख लेते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो कितनी है, 8,848 मीटर। और अगर हम सबसे गहरा करते हैं तो मेरियाना गर्त, ठीक है, जिसकी जो गहराई है वो कितनी है, 11,022 मीटर। तो इस प्रकार की जानकारी जो है ये स्थल मंडल और जलमंडल के बारे में सभी जानकारी यहाँ पे मैंने बता दी है। उसके बाद में हम देखते हैं कुछ एशिया के बारे में, कुछ महाद्वीप के बारे में छोटी छोटी जानकारी है। एशिया जो कि सबसे बड़ा, एशिया जो है सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। और फिर क्या है कि सबसे बड़ा द्वीप, महाद्वीप है एशिया। कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। एशिया और यूरोप के जो मिलाने वाली जो रेखा है उस, या जो पर्वत है वो कौन सा, यूराल पर्वत है। और यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया बनता है। ये पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है एशिया। फिर इसी प्रकार से यूरोप देखते हैं। यूरोप क्या है, एशिया के पश्चिम में अवस्थित है। फिर ये आर्कटिक वृत्त गुजरता है, यहाँ से आर्कटिक वृत्त, और एशिया से कौन सी कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ से आर्कटिक वृत्त गुजरता है यूरोप से। और ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है यूरोप। अफ्रीका के बारे में कुछ जानकारी। ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें से 0 डिग्री विषुवत रेखा 2 बराबर भागों में अफ्रीका को बांटती है। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। सबसे लंबी नदी जो है वो अफ्रीका से निकलती है, नील नदी। और सबसे गर्म, यानी कि विश्व का सबसे गर्म जो मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, वो भी अफ्रीका में अवस्थित है। उसके बाद में उत्तर, देखो ये सभी जानकारियाँ जो है ये एनसीईआरटी में, क्लास 6 की एनसीईआरटी में इतनी जानकारी है। तो मैं इतना ही बता रहा हूँ जितना क्लास 6 में है। इससे ज़्यादा जानकारी हम आगे पढ़ेंगे, उसका आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये वहाँ यहाँ पे 6 एनसीईआरटी, यहाँ पे हम 6 एनसीईआरटी के बाद क्लास 6 की बात कर रहे हैं। तो जितनी जानकारी क्लास 6 की एनसीईआरटी में, उतनी सभी जानकारी मैंने यहाँ पे अपने नोट्स के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। फिर उत्तर अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका से पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है उत्तरी अमेरिका। ऐसे दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। और अधिकांश भाग जो दक्षिण अमेरिका का वो दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। पूर्व और पश्चिम में 2 महासागर हैं। और विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो भी एंडीज है, जो कि दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ये सबसे छोटा महाद्वीप है, चारों तरफ महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। और ये दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। फिर है अंटार्कटिका ये दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। ये श्वेत महाद्वीप है और बर्फ़ की मोटी चादर के हमेशा इस पर छाई रहती है, तो इसीलिए इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। और यहाँ पे कोई स्थानीय निवास नहीं है, लेकिन भारत के 2 शोध संस्थान यहाँ पे मौजूद हैं, एक मैत्री और एक दक्षिण गंगोत्री, और एक भारती भी है। तो 3 आप ये इस प्रकार से याद रखिए। फिर हम देखते हैं कि वायुमंडल, ये स्थल मंडल की बात हो गई पूरी। अब हम देखते हैं यहाँ पे वायुमंडल में मौसम, यानी कि वायुमंडल पूरा गैसों का एक परत आवरण है, ठीक है, गैसों के आवरण को बोलते हैं वायुमंडल। तो चारों तरफ जो गैस हैं उनके, अब गैसों की परतें होती हैं, जिसकी कुल ऊंचाई वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक ये अवस्थित है। तो इसमें 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। तो 5 प्रकार की परतों में कौन सी, जैसे कि सबसे नीचे से अगर प्रारंभ करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्षोभमंडल के ऊपर समतापमंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयनमंडल, फिर बहिर्मंडल। इनको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, फिर या मेसोस्फियर, या फिर थर्मोस्फियर, फिर इसके बाद एक्सोस्फियर। अब ये ऊंचाई के साथ घनत्व में, इनमें ताप में कमी आती है और घनत्व में भी कमी आ जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे ताप और घनत्व में कमी आती जाएगी। पूरे आवरण में, पूरे वातावरण में 99% नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य गैसें केवल 1% है। इनके बारे में भी आगे हम अच्छे से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उसके बाद में है जैवमंडल, जो कि तीसरा मंडल था जैवमंडल।
जिसमें प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है, एक जंतु जगत और दूसरा पादप जगत, जो कि स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल तीनों से मिलकर जैव मंडल का निर्माण होता है। उसके बाद में चैप्टर 6 है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप में पर्वत, पठार और मैदान, 3 प्रकार की चीज़ें आती हैं जो कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप है। तो स्थल रूप में सबसे पहले देखते हैं पर्वत। तो पर्वत में क्या है कि जो कि नुकीले होते हैं, ऊपर जो ये इस प्रकार का जो होगा नुकीला शिखर होगा, जिसका शिखर होगा शीर्ष, उसको बोलते हैं शीर्ष, जहाँ पे होगा उसको बोलते हैं क्या, पर्वत। पठार क्या होगा, पठार जो कि एक सपाट चीज़ है, सपाट जो होता है वो होता है क्या, पठार। पठार ज़्यादा उठा हुआ नहीं, इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, लेकिन पर्वत कैसे, पर्वत ऐसे होंगे, पूरे ऊपर शीर्ष होगा, लेकिन यहाँ पे शीर्ष नहीं, सपाट रहता है ऊपर का भाग, तो ये पठार कहलाते हैं। फिर देखते हैं मैदान। मैदान हमेशा क्या होगा, समतल भूमि होगी, जो भूमि समतल है उसको मैदान कहा जाता है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले पर्वत में क्या देखते हैं, पर्वत 3 प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। पर्वत में एक फोल्ड माउंटेन जिसको बोलते हैं, जिसको हम बलित पर्वत बोलते हैं। दूसरा होता है ब्लॉक यानी कि भ्रंशोत्थ माउंटेन, उसका बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं एक ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत यानी कि वोल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी से जिनका निर्माण होता है उनको ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। अब देखो 3 ये शब्द बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अपर्दन और निक्षेपण। तो अपर्दन क्या होता है, चट्टानें जब घिसती हैं तो उसको धीरे धीरे जब घिसती हैं तो उनको बोलते हैं क्या, अपर्दन। अपर्दन होना यानी उसका इरोजन होना, ठीक है। उसके बाद निक्षेपण क्या होता है, निक्षेपण यानी कि डिकम्पोजिशन, यानी कि जो भाग अपर्दित हुआ तो वो कहीं न कहीं निक्षेपित होगा, यानी कहीं न कहीं उसका जमा होगा, तो उसको बोलते हैं निक्षेपण, यानी कि सतह का नीचा होना, यानी कि डिपोजिशन होना उसका, तो बोलते हैं निक्षेपण होना। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि बलित पर्वत का उदाहरण कौन सा, हिमालय एक बलित पर्वत है, अरावली बलित पर्वत है, अपलेशियन बलित पर्वत है और यूराल बलित पर्वत है, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं क्या, भ्रंशोत्थ पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है, जैसे कि ये सतह हो गई, ये ऊपरी भाग हो गया यानी कि पूरा, और ये बीच का भाग जो धंस जाता है नीचे, एक भ्रंश नुमा हॉर्स्ट, ये हो गया एक खंडी, हो गया एक खंडे, और ये नीचे की तरफ धंस गया, तो यहाँ पे भ्रंश यानी कि नीचे धंसा हुआ भाग जो है, जिसको द्रोणिका बोलते हैं, और यही क्या होता है, भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। जैसे कि यूरोप की राइन घाटी और बासजेस पर्वत, ये क्या है, भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक माउंटेन। फिर देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत में क्या होता है, ज्वालामुखी मैग्मा के रूप में निकलता है अंदर से, तो फिर वो धीरे धीरे एक जगह एकत्र हो जाता है। तो जिस प्रकार से माउंट किलिमंजारो जो है, जैसे जापान का फ्यूजियामा जो है, तो ये क्या है, ये है ज्वालामुखी के द्वारा इनका निर्माण होता है। तो ये हो गया ज्वालामुखी पर्वत। तो फिर देखते हैं कि पठार के बारे में। पठार में क्या होता है, सपाट भूमि होती है, एक से अधिक किनारे जिसके हों, एक से अधिक, तो वो क्या होंगे, पठार होंगे। और दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक माना जाता है। ऊंचाई क्या, समुद्र तल से जिसकी 4000 से 6000 जो औसत ऊंचाई होती है, तो वो उनको हम पठार के रूप में देखते हैं। फिर यहाँ पे खनन क्षेत्र भंडार होता है, ठीक है। जैसे भारत का छोटा नागपुर का क्षेत्र, जहाँ पे कोयला लोहा मैग्नीज पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो इसी प्रकार से जो हैं ये सभी पठार होते हैं। जैसे कि लावा पठार जो है, लावा से बना हुआ पठार जो है, जो कि काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। उपजाऊ खेती यहाँ पे मतलब मिट्टी उपजाऊ होती है, खेती यहाँ पे कपास की खेती की जाती है काली मिट्टी में। तो ऐसे कुछ जलप्रपात हैं, कुछ जलप्रपात यहाँ पे बनते हैं। जैसे कि छोटा नागपुर का पठार पे स्वर्णरेखा नदी पे एक हंड्रू जलप्रपात है, और कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। तो ये सब प्रपात क्या है, ये पठारों पे बनते हैं अधिकतर, तो इसलिए उनको पठार के रूप में देखते हैं, जहाँ पे इस प्रकार की स्थिति रहती है। फिर मैदान क्या होते हैं, मैदान में क्या समतल भूमि होती है, जहाँ पे कृषि योग्य भूमि होती है, जो घर बनाने के लिए उपयोग की जाती है, या फसलें उगाना, सड़क बनाना, तो ये क्या है, ये सब मैदानी क्षेत्र में होता है ज़्यादातर, मतलब आसानी से, जहाँ पे काम आसानी से हो सके।
ठीक है। घर बनाना आसान रहे होता है, मैदान पे बनाना एक आसान होता है। फिर इनकी जो समुद्र तल से ऊंचाई तो 200 मीटर से अधिक नहीं होती है। किसी मैदान की ऊंचाई जो है जो कि 200 मीटर से अधिक नहीं होती है। और विश्व की जितनी भी जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो कि मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि एशिया में स्थित भारत और ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है ये सभी क्या है, मैदानी क्षेत्र है। चीन में यांगत्से जो नदी है उसका मैदान, गंगा यमुना का मैदान समझ लो, तो ये सभी क्या है, मैदानी क्षेत्र है। अब देखते हैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन है हमारा देश भारत के बारे में। देखो जितना क्लास 6 की एनसीईआरटी में उतना ही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखते हैं भारत के बारे में कुछ जानकारी, उसके बाद ये लास्ट चैप्टर है। क्षेत्रफल कितना है भारत का? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये तो आपको याद होगा, तो पॉइंट में याद रखो, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अवस्थिति क्या है? अक्षांशीय देशांतरीय अवस्थिति। फिर इसके भौतिक विभाजन देखते हैं। अब देखो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की पूरी लंबाई देखते हैं तो 3200 किलोमीटर ये अप्रॉक्स है। देखो इसको पूरा 3214 है, 2933 है, तो ये पूरा डेटा है। तो यहाँ पे मैंने जो एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जैक्ट उसी डेटा को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब जो अक्षांशीय विस्तार देखते हैं, जैसे कि जो ये पृथ्वी है, ठीक है, सॉरी ये पूरा भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो जो भारत की अवस्थिति है ये यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उसके बाद ये पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर लेकर 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये अवस्थिति है भारत की। तो इस प्रकार से इतना जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ इतना मैंने पूरा इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। और इसी प्रकार से मैं लाऊंगा क्लास 7 का। क्लास 7 में हम देखेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम क्लास 6 की बात करेंगे, जिसमें हमारा पर्यावरण यानी कि अवर इन्वायरमेंट के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, जिसमें हम पूरा एक नोट्स के माध्यम से आपको विधिवत रूप से समझाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके जो है नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।